बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से हेयरिंग होगी उसी मामले की। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितना इस मामले को तवालत देती चली जाएगी उतना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हरफ आएगा। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। ये बड़ा लंबा खेल हो गया है। पहले 30 अप्रैल की तारीख दी गई और 10 तारीख पहले आई, फिर 30 अप्रैल की तारीख आई, फिर 14 मई की तारीख आई। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नई तारीख देगी? और क्या कंसेंसस पैदा करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? ये सियासतदानों का काम है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। मैंने अवामी राय ली थी तो 98% लोगों ने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुज़ाकरात करवाने की बजाय आइन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसी तरफ बात ले जाए तो अच्छी बात है। और एक साथ इलेक्शन करवाना है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई लायामल निकाल कर दें। 3 अदवार के अंदर यानी 3 दौर हुए मुख्तलिफ बातचीत की, उसमें कोई बात नहीं बनी। और अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा कहती है फिर बैठ जाएं फिर बातचीत करें तो क्या गारंटी है कि उसके अंदर बातचीत हो जाएगी और कोई बात बन जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े माकूल मुतालबात किए हैं। दूसरी जानिब पीडीएम की जमातें जो चाहती हैं वो तो मामला फिर वहीं चला जाएगा। और वो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिसेस हैं कि वक्त ज़ाया करने के बहाने। और इमरान खान साहब ने फिर अपनी हुकूमतें क्यों ख़त्म की? अगर 90 दिन के अंदर उनको इलेक्शन नहीं मिलने थे तो 90 रोज़ के अंदर उनको इलेक्शन तो मिलने चाहिए। ये तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन का इसके ऊपर कंसेंसस है, इत्तफाक है। लिहाजा ये इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए थे। अब 90 रोज़ से ऊपर बार बार वो कहते हैं हुकूमत वाले कि 90 रोज़ से ऊपर तो पहले ही हो गए हैं। तो 90 रोज़ से ऊपर जिनकी वजह से हुए हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि 90 रोज़ से ऊपर होने को जस्टिफाई किया जा सके। और ये कार्रवाई किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। शहीद अरशद शरीफ के बारे में जो प्रोग्राम हुआ उस पर अभी दोबारा भी बातचीत चल रही है। ख़ास तौर पे मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि वहाँ हुकूमती नुमाइंदे से पैसे मांगे गए। और ये वो लोग हैं जो शहीद अरशद शरीफ के मौक़िफ़ पर और शहीद अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर इवन मजाक उड़ाते रहे हैं। उनके पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर उनको ताने देते रहे हैं और उनके ऊपर जुमले कसते रहे हैं। और बाद में ये आ गए हैं शरीके गम होने के लिए। तो एक्चुअली ये शरीके गम होने के लिए नहीं आते, ये अपनी गंदी सियासत करने के लिए आते हैं। और उनसे पैसे मांगा जाना मेरे लिए भी बहुत मायूब बात थी। बल्कि मेरे साथ जो एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे मैंने उनसे ये भी कहा था कि हम डिजिटल मीडिया वाले आपको इतने पैसे इकट्ठे करके हर साल दे देते हैं, आप इनसे मांग कर इस मौके पर शर्मिंदा ना करें। और वो जो साहब वहाँ बैठे हुए थे वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने उन्हें ये ऑफ़र की थी और मैंने उन्हें ये कहा था। अब अरशद शरीफ साहब वाले मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अब होनी चाहिए। देखिए, मैं तो किसी टीवी चैनल से अब वाबस्ता नहीं हूँ और वाबस्ता रहने भी नहीं दिया गया और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर अब ये काम करें। लेकिन एयर बाय न्यूज़ ये काम कर सकता है और मैं गुजारिश करूँगा कि वो ये काम ज़रूर करें। ख़ास तौर पर अम्माद यूसुफ साहब, उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है शहीद अरशद शरीफ के लिए और उनकी फैमिली की आवाज़ भी बने हैं। हर जगह पर उन्होंने हिम्मत बंधाई है और वो काम कर भी रहे हैं इस बारे में। मेरी उनसे गुजारिश है कि जिन 16 अफराद ने शहीद अरशद शरीफ के ऊपर FIRs करवाई हैं उनके बारे में उस दौर में कोई डाटा आया था। इन लोगों की तस्वीर, इनका बैकग्राउंड और इनके इंटरव्यूज़ या इनके इलाकों के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। और अगर शहीद अरशद शरीफ की मैयत का मजाक उड़ाया जा सकता है और उनकी ज़ख्मी मैयत की तस्वीर जो हैं उसको पब्लिक किया जा सकता है सिर्फ खौफ व हरास फैलाने के लिए और सबको निशान इबरत बनाने के लिए या तकलीफ़ देने के लिए उनके प्यारों को, तो फिर इन लोगों की तस्वीर भी टीवी पे चलनी चाहिए और उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। एयरवाई को चाहिए कि इन 16 बंदों की तस्वीरें इनके पूरे प्रोफाइल और इलाकों के साथ और इनका जो कारोबार, जो धंधा है, जो ये करते हैं, अक्सर इनमें से मनशियात फरोश हैं या मनशियात के आदी हैं, इन लोगों को जो है वो एक्सपोज करें और टेलीविज़न के ऊपर सामने लेकर आए। और एयरवाई ये कर सकता है, उनका नेटवर्क है, हर शहर के अंदर उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं। और इनके लिए भी फिर पाकिस्तान की ज़मीन तंग होनी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ शहीद अरशद शरीफ के लिए हमारे लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग हो जाए और जो लोग मुकदमात करवा रहे हैं उनको एक्सपोज ना किया जाए या उनको बेनकाब ना किया जाए, बल्कि अब इन लोगों के चेहरे पाकिस्तानियों को दिखाए जाने चाहिए। मैंने एक बात की थी इस कॉन्फ्रेंस में और मैंने ये कहा था कि सियासतदानों की कोई औकात नहीं है कि वो मारें मीडिया को। एस्टेब्लिशमेंट मारती है जब उनके मफादात के खिलाफ जाता है मीडिया तो। हाँ, लेकिन एक बात है जो अहमद मीर साहब ने वहाँ की थी और वो बात ठीक है कि सियासतदान उनके आला कार बनते हैं और सियासतदानों में जितने आला कार ये हुक्मरान बने इतना कोई भी नहीं बना। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कुछ वाक़यात पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा
और उन्होंने वाकयात को ओन नहीं किया। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो ओन करती है, ढिठाई और बेशर्मी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है। तो इनसे ज़्यादा बूट पॉलिश के चक्कर में किसी ने इस फस्तायत को ओन नहीं किया या उसको अपने लिए तमगा नहीं समझा जितना इस हुकूमत ने गन डाला। सहूलतकारी तो ये करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इस काबिल नहीं होते। ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का खेल होता है, जिस गंदे खेल का ये सहूलतकारी करके हिस्सा बनते हैं, क्योंकि फिर वो इनके लिए सहूलतकारी करते हैं इनके गंदे खेल के अंदर। मोहम्मद मालिक साहब की एक बात के ऊपर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने जनरल रिटायर फैज़ हमीद का नाम ले लिया था कि उनके साथ कोई अरशद शरीफ साहब के इश्यूज़ चल रहे थे, और इस पर तमाम सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे, जो ख़ासतौर पे शहीद अरशद शरीफ के दोस्त थे, उनको बड़ी हैरत हुई थी कि ये बात कहाँ से आ गई, क्योंकि उस वक्त तो जनरल फैज़ हमीद DGISI भी नहीं थे। हाँ, एक बात है जो मैं वहाँ कहना चाहता था, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि दो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस वक्त शहीद अरशद शरीफ की मैयत उनके घर पे पड़ी हुई थी और नमाज जनाजा की तैयारी की जा रही थी। तो नमाज जनाजा से बिल्कुल पहले सहाफ़ियों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दो नहायत सीनियर ऑफिसर ने, DGISI और DGISPR, और उसकी वजह से बहुत सारे सहाफ़ी नमाज जनाजा में शिरकत भी नहीं कर पाए थे। तो ये जो दो ऑफिसर्स थे, उसके बाद इन्होंने कभी इस पर बात नहीं की और उस वक्त इन्होंने कुछ दावे किए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो हाज़िर ड्यूटी हैं, वो अब हमें बता दें। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया है, बहुत सारी इंक्वायरी हो गई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई होगी। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने अब तक क्या इकट्ठा किया है कि शहीद अरशद शरीफ को कैसे मारा गया और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि उस वक्त उनका एक मौक़िफ़ था, वो बाद में उसके ऊपर बहुत सारी अलग किस्म की खबरें आई। तो वो किस नतीजे पर पहुँचे हैं, क्योंकि उनका बड़ा कंसर्न था और उन्होंने कुछ वादे किए थे, तो वो वादे पूरे अब करने का वक्त है, और वो बताएं कि किसने शहीद अरशद शरीफ को मारा था और उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने अदालती ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया कल के दिन में, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाने के मामले में, हालांकि यहाँ पे जो लाहौर हाई कोर्ट है उनका एक 5 रुकनी बेंच का एक हुक्म था जिसको हवा में उन्होंने उड़ाया, लेकिन आप ये देखें कि उससे पहले भी उन्होंने अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया और एक छापा मारा परवेज़ इलाही साहब के घर पे, और उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अदालत के बाहर खड़े होकर उसी ऑफिसर ने माफ़ी मांगी। उस रात को भी ये ऑफिसर कह रहा था मीडिया वालों को कि यार हम तो सियासी ड्यूटी कर रहे हैं, सियासी नौयत का छापा था, किसी की ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर परवेज़ इलाही के घर को निशान इबरत बना रहे थे, और फिर आज माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए अदालत के अंदर। तो इस पर माफ़ी अगर अदालत सबको ऐसे देती रहेगी तो ये रोज़ ये करेंगे। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही का अकेले का घर ऐसा नहीं है जहाँ पे बापर्दा ख़वातीन रहती हैं या चादर और चारदीवारी का तकद्दुस है। बाकी भी बहुत सारे पाकिस्तान में घर हैं जहाँ पे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। क्या वहाँ किसी ने माफ़ी मांगी? या माफ़ी हमेशा ताकतवर के खिलाफ ही मांगी जाएगी गलती करने पर? यानी उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, उनके घरों के ऊपर भी तो अटैक हुआ है, आम लोगों के घरों के ऊपर, और उस पर माफ़ी कौन मांगेगा? इनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी हरकतें करने से पहले 10 मरतबा ये ब्यूरोक्रेट और पुलिस वाले और इदारों के लोग सोचें कि हमने आइंदा ये नहीं करना है। मुराद सईद के लिए जो लोग बाहर निकले, उनको देखने के बाद कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई। एक तो ये है कि वो सारे नौजवान थे, आप उन तस्वीर को देखें। यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, और बड़ी मेहनत की, सबको फ़ोन किए, उनकी हुकूमत थी, बड़ा जोर लगाया और एक लॉन्ग मार्च तैयार किया। वो कभी भी 1 किलोमीटर तक नहीं हो सका। एक मुनासिब छोटा सा लॉन्ग मार्च था और वो मंदरा के करीब इतनी कम गाड़ियां रह गई कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे 100 की स्पीड पे लॉन्ग मार्च को भगाकर गुजरात पहुँचने में आफियत समझी। ये हालात थे। गुजरावाला में थोड़े से लोग इकट्ठे हुए, फिर आगे जाके फिर कम हो गए, और लाहौर में जाके ठुस हो गया। मुझे क्यों निकाला मार्च? क्योंकि मार्च ही बहुत अजीबोगरीब था। भाई हुकूमत आपकी इस्लामाबाद में ख़त्म हुई है, आप इस्लामाबाद से वापस अपने घर चले गए मार्च लेके। ऐसे नहीं होता मियाँ साहब, आपको लाहौर से इस्लामाबाद जाना था मार्च लेकर, या रावलपिंडी जाना था, जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे थे। आपने इल्ज़ाम लगाया रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों पे और मार्च लेकर आप चले गए लाहौर वापस। तो उसमें लोग भी उसी तरह आए थे। लेकिन मुराद सईद के साथ जो लोग निकले हैं उसके, यानी नवाज शरीफ कई दफ़ा गिरफ्तार हुए, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए और बहुत सारे रहनुमा गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी पे भी इतने लोग कभी बाहर नहीं निकले जितने लोग मुराद सईद की गिरफ्तारी की खबर पे बाहर निकल आए। मुराद सईद कौन है? एक नौजवान है, 2 दफ़ा का एक पार्लियामेंटेरियन है, ना कोई सियासी बहुत बड़ा ख़ानदान है, ना कोई बहुत ज़्यादा दौलत है, ना कोई बहुत बड़े ख़ानदान का आदमी है। क्या मरीम नवाज़ इतने ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल सकती हैं? क्या ये सारी जमातें निकल के ये कर सकती हैं जो मुराद सईद के लिए लोगों ने खुद किया? बहुत बड़ी तादाद में।
ड्रोन से फुटेजेस देखे हैं मैंने कि हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी और लंबी कतारें थी गाड़ियों की। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान निकले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसका मतलब ये है कि कीमे वाला नान या बिरयानी की ज़रूरत नहीं है नौजवानों को। नौजवान पाकिस्तान का कंट्रोल ले रहे हैं। मेरे ख्याल में नौजवानों को पाकिस्तान का कब्ज़ा दे देना चाहिए। और ये जो गिरफ्तारी और ये ज़िद दे कि हर हाल में इस आदमी को हमने पकड़ना है, ये काम नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर वापस कहाँ गया छूटने के बाद? सीधा जमान पार्क इमरान खान के पास। वहाँ लोगों ने नारे लगाए, उसने खुद खड़े होकर इमरान खान के लिए नारे लगवाए। वो जाएगा और फिर इमरान खान के साथ खड़ा हो जाएगा। इससे हासिल क्या हुआ? सिर्फ एक हुकूमत तब्दील कर दी गई आज़ाद कश्मीर के अंदर। वो इमरान खान वज़ीर आज़म अगर बन गया या उसकी हुकूमत आ गई तो वापस आ जाएगी हुकूमत। इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुराद सईद की गिरफ्तारी से नफरत में इजाफा होगा, इससे खौफ में इजाफा नहीं होगा। और ये ताकतवर लोगों की आंखों में खुटक रहा है ये शख्स। वो इसलिए कि ये अमन मांगता है और इंसाफ मांगता है, अपना हक मांगता है। आज कबायली और पश्तून नौजवान उसके साथ कंधा लगाकर खड़े हैं और उसको अपना लीडर मानते हैं, एक नौजवान को। तो नौजवानों को पाकिस्तान का कब्ज़ा दे देना चाहिए। उधर शहबाज शरीफ साहब का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ बरतानिया में, और शहबाज शरीफ साहब ताजपोशी के लिए पहुँच गए हैं। इंडियन वज़ीर आज़म नहीं जा रहे, मोहम्मद बिन सलमान नहीं जा रहे, उर्दगान नहीं जा रहे, जो बाइडन नहीं जा रहे, मोदी भी नहीं जा रहे, नेपाल का वज़ीर आज़म भी नहीं जा रहा, ईरान को बुलाया ही नहीं है, अफ़गानिस्तान भी फारग। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जाना है और उनको जाकर हाज़िरी लगवानी है। चाहे उधर कोई फौत हो जाए, चाहे किसी की सालगिरह हो, चाहे कोई पैदा हो जाए, चाहे कोई वहाँ पे जो है वो उसकी ताजपोशी हो रही हो। मोअज़्ज़म अहमद ख़ान है जो काबिल ज़िक्र आदमी है, और हमारे पाकिस्तानी ऑफिसर हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को वहाँ पे रिसीव किया। सबसे अहम ऑफिसर पाकिस्तानी मोअज़्ज़म अली ख़ान साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को वहाँ पे एयरपोर्ट पे रिसीव किया। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को लेने के लिए फ़ॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था, फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं था, बल्कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने भी आगे अपना एक नुमाइंदा भेजा था कि ये बंदा ऑफिस का है, चलो ये फारग है, आज इसको भेज देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का जनाब इस्तकबाल हो गया वहाँ पर। अब अंदाज़ा करें कि इस किस्म की सूरत हाल में, यानी एक गोरा होना चाहिए बस, और शहबाज शरीफ को उसने रिसीव किया। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँच गए हैं। ये रोज़ रोज़ आप मुँह उठाकर जाएंगे तो लोग आपकी इतनी इज्जत करेंगे ना जितनी आपकी हो रही है। पूरा टब्बर आपका वहाँ बैठा हुआ है, उन्हें पता है कि आपने इधर ही आना है बार बार, तो वो आपकी इज्जत भी नहीं कर रहे। याद है इमरान खान साहब गए थे तो उनका वज़ीर आज़म खुद सेल्फियाँ बना रहा था और वहाँ के लोग इमरान खान को इज्जत भी दे रहे थे। अब रोज़ जाना, बार बार जाना, वो भी बेचारे कहते होंगे क्या हम इसका इस्तकबाल करें बार बार। और पाकिस्तान को जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बैगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो फिर ऐसे ही इस्तकबाल होते हैं। उधर बिलावल इंडिया में और इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान की बंजी ठोक रहा है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और ये बिलावल ने बेइज्जती करवाई है। पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी थी 2014 से लेकर अब तक कि हमने एक तरफा इन ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाना। और ये पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी, ख़ास तौर पे कश्मीर पे जो 2019 में भारत ने किया। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और इदारों ने मिलकर पॉलिसी बनाई थी कि अब हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज तब करेंगे जब वो कश्मीरियों को उनका हक देगा। हक मिला नहीं, ये सरेंडर करके पहुंच गए वहाँ पे। अब वहाँ पे बिलावल साहब चले तो गए बाजुआ डॉक्ट्राइन के मुताबिक, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सहाफ़ी गए हुए हैं और वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये तारीखी दौरा है। यानी बिलावल किसी के पास से गुजर जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, किसी को हाथ मिला लें तो बड़ी कामयाब मीटिंग हो जाती है। यानी इस किस्म की रिपोर्टिंग वहाँ से अब की जा रही है। खड़े होकर हाथ मिलाया, दो जुमले बोले, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई फलां वज़ीर ख़ारजा के साथ, पास से गुजर गया और गुजरते ही जनाब कामयाब मुज़ाकरात हो गए, अब ये फ़लां डील होगी, फ़लां डील होगी। इस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। और मुझे लगता है हमारे जो सहाफ़ी वहाँ पे गए हैं वो वज़ीर ख़ारजा के बारे में खबरें देने के अलावा भारत की सियाहत को भी गवाह के अंदर खासा प्रमोट कर रहे हैं और तवज्जो उस तरफ है। बिलावल ख़ुद भी अपने एक बयान में पहले में यही कहते हैं कि खाना शाना हम वहाँ खाएँगे और वज़ीर ख़ारजा का वहाँ पर खाना है, और भारतीय मीडिया ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। शाह मोहम्मद कुरैशी ने जब छोड़ा था रेमंड डेविस वाले इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी को, तो हिना रब्बानी खर ने एक दौरा किया था। वो दौरे में फिर भी पाकिस्तान की कुछ इज्जत हुई थी और हिना रब्बानी खर को अच्छी नज़रों से देखा गया था। लेकिन बिलावल के मामले में तो भारतीय मीडिया ने हद कर दी है, और भारतीय मीडिया को ये मौका देने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान खुद है। एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया पर, और कुछ लोगों को इस पर लगाया गया है कि मुराद सईद को खुदा न खास्ता कत्ल किया जाएगा और कत्ल करने के बाद इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा मुखालिफिन पर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला हो गया है, और इसके बाद जी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक आग लग जाएगी। और मेरी बात सुने, अवाम इतने बेवकूफ़ हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन चाह रही होती है वो कभी लड़ाई नहीं चाहती। जो सियासी जमातें इलेक्शन नहीं चाहती वो लड़ाई चाहती हैं। एक सियासी जमात जिसको इलेक्शन सूट कर रहा है, वो अवाम में मकबूल है, सबको पता है कि वो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा ले लेंगे,
वो क्यों लड़ाई चाहेगी और वो क्यों खून खराबा चाहेगी? लॉजिकल बात है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज बदतरीन तरीके से इलेक्शन हार गई हैं, जो इलेक्शन से लगातार भाग रही हैं, वही चाहेंगी कि मुल्क में लड़ाई हो, अनारकी हो, खून खराबा हो और इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में। तो अब आप बताएं कि अगर किसी शख्स को कत्ल किया गया या कोई ऐसी वारदात हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लॉजिकल चीज करें ना आप। दूसरा, मुराद सईद पिछले कई दिनों से है ही उनके पास, वो इमरान खान साहब के साथ रहता है, उनका ख्याल रखता है, खासतौर पर जब वो निकलते हैं तो वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करता है। तो ऐसे आदमी को उसी से खतरा बता रहे हैं, हद हो गई वैसे। और ये वो आदमी है जो इमरान खान के ऊपर जान निछावर करता है और वो अपने मुंह से कह रहा है, बार बार बता रहा है कि उसकी जान को किससे खतरा है, बार बार कह रहा है कि उसकी जान को किससे खतरा है। इवन वो लिखकर भी दे रहा है और उसने बाकायदा ट्विटर के ऊपर बार बार लिखकर बताया कि इस किस्म के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, और वो मैसेज उसने शेयर भी किया है पश्तो के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। तो सब जानते हैं कि मुराद सईद की जान को किससे खतरा है। एक तरफ दहशतगर्द उसकी जान पे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो चुकी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा के लोग जैसे उसके साथ खड़े हुए हैं मुराद सईद के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नए और बड़े लीडर्स मिल रहे हैं आने वाले वक्त में, उनमें से एक तगड़ा लीडर मुराद सईद होगा। और अल्लाह ताला जो है वो अपनी मेहरबानी करे, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, या फस्तायत या कत्लो गारतगिरी या खून खराबा, वो कभी भी किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। अब तक ले इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।